हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का टॉपिक है राज्य, राजनीति और विकास। जो एनडीए नेट का सिलेबस है उसका ये यूनिट 5 है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें हम देखते हैं सबसे इसमें हमने क्या टॉपिक लिया है, राज्य, राजनीति और विकास का। तो इसमें राज्य, स्टेट, यानी हम राज्य को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा हम देखते हैं। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। तो राज्य जो है एक आधारभूत संगठन है। तो राज्य जो है वो आधारभूत संगठन है, और इसके साथ साथ कि राज्य हम किसे कहते हैं, तो एक इसको एक संगठित इकाई भी कहा जाता है। कि राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन या फिर एक शासन यानी सरकार के अधीन हो, उसको हम क्या कहेंगे, राज्य में। मतलब इसको कहीं कहीं प्रभुता संपन्न भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मतलब हम कहें कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, तो राजनीतिक संस्थाओं में राज्य का महत्वपूर्ण आधारभूत जो संगठन है वो क्या है, राज्य ही है। तो और राज्य एक राजनीतिक समिति के रूप में या फिर समुदाय के रूप में, शक्ति सुरक्षा के रूप में उत्तरदायी भी मानी जाती है। लेकिन हम समाजशास्त्र में अगर इसकी बात करें कि उत्तरदायी है या समिति है, समुदाय है या फिर संस्था है, तो ये कुछ कुछ विद्वानों पे डिपेंड करता है कि कौन क्या किसको माना गया है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं मैकाइवर पेज। तो मैकाइवर पेज जो है वो क्या मानते हैं कि राज्य जो है यह वह एक समिति है। और समिति के बाद फेयर चाइल्ड क्या कहते हैं, फेयर चाइल्ड कहते हैं कि यह एक क्या है, संस्था है। और मैक्स वेबर क्या मानते हैं, समुदाय मानते हैं। इस तरीके पे यहाँ पे 3 समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं या इनकी बातों को देखने से ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि राज्य एक समिति भी है और एक संस्था भी है, एक समुदाय भी है, और यहाँ हमने क्या कहा, एक संगठन भी है और एक इकाई भी है। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आती हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो राज्य जो है, समुदाय की बात हुई, समिति की बात हुई, संस्था की बात हुई, समूह की बात नहीं हुई है। लेकिन राज्य को और ज़्यादा हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो राज्य जो है व्यक्तियों का एक समूह है, या फिर कहें कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहता है। क्योंकि निश्चित भूभाग तो कहा जाता है, लेकिन कुछ समाजशास्त्री इसकी आलोचना करते हैं कि निश्चित भूभाग इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन वैसे परिभाषा डिफाइन करने में या इसको जिस तरीके से परिभाषित किया गया, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत जो है वो रहता है। और यहाँ पे एक सरकार जो कार्य किया जाता है, जो कार्य प्रणालियाँ चलती हैं, जो प्रशासन चलते हैं, वो कैसे चलते हैं, तो एक सरकार के माध्यम से वैध शक्ति का मतलब कि वैध जो शक्तियाँ होती हैं वो वैलिड होनी चाहिए, ना कि इनवैलिड होनी चाहिए। तो वैध शक्ति का जनता के ऊपर प्रयोग करता है, वह अपनी बातों को जनता से कहता है, इसको मनवाता है या जनता पे उसका प्रयोग कराता है। तो राज्य ही जो है क्या करता है, वहाँ के रह रहे नागरिक के लिए, जनता के लिए नियमों का निर्माण करता है और उसका संरक्षण भी करता है। इस सारी चीज़ों जितना हम डिफाइन कर पा रहे हैं, इससे एक परिभाषा निकल करके हमारे सामने आती है जो है मैक्स वेबर की परिभाषा है। मैक्स वेबर इस परिभाषा में क्या कहते हैं, कहते हैं कि राज्य कानून का बच्चा एवं संरक्षक दोनों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है ये इनकी, राज्य कानून का बच्चा एवं संरक्षक जो है वो दोनों है। और यहीं पे अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य परिवारों व ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अब यहाँ पे देखिए, अब तक हमने किसके बारे में कहा, किसने समुदाय माना है, तो मैक्स वेबर ने इसको समुदाय माना। लेकिन यहाँ पे अब देखो अरस्तु भी क्या मान रहे हैं, एक समुदाय ही मान रहे हैं। तो इस तरीके से परिभाषा से निकलती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हम और भी देखेंगे क्योंकि इसकी परिभाषाएं जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषा है ये हेगल हेगल क्या कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, क्योंकि यहाँ पे जो नागरिक हैं, जो जनता है, उनके लिए सुख दुख का साथी कहें या फिर इसके साथ साथ उनके नियम कार्य प्रणालियाँ, उन पर नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ कौन करता है, राज्य ही करता है। और इसके साथ साथ हेगल और भी कहते हैं, हेगल जो है ये तो कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, लेकिन राज्य को सर्वशक्तिमान भी हेगल ने ही माना है। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा देखते हैं गार्नर की। गार्नर क्या कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की कृति है और ना ही श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, ना ही परंपरा के प्रति विद्रोह का परिणाम है, और ना ही परिवार का विस्तार,
बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली राजनीतिक संस्था है। ये क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा देखते हैं हम। ये कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की कृति है, मतलब राज्य ईश्वर भी नहीं है, और ना ही श्रेष्ठ शक्ति का, ना ही किसी श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा इसको बनाया गया है, ना ही परंपरा के प्रति विद्रोह, मतलब कि ना ये परंपरा का विद्रोह का ही परिणाम है, ना ही परिवार का विस्तृत, ना ही परिवार का मतलब है कि विस्तार की परिवार बढ़ रहे हैं इसलिए ये बन चुका है ना, इस ये भी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली एक राजनीतिक संस्था। मतलब कि जैसा कि हमने देखा कि फेयर चाइल्ड ने निश्चित भूभाग कहा, मैक्स वेबर ने समुदाय कहा, फिर क्या कहते हैं, अरस्तू की परिभाषा भी समुदाय निकल के आता है, और गार्डनर की परिभाषा से ही समुदाय निकल के आता है, सॉरी संस्था निकल के आ रही है कि यह धीरे धीरे एक राजनीतिक संस्था है। तो यहाँ पे गार्डनर की परिभाषा जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली परिभाषा हम देखते हैं, कार्ल मार्क्स की परिभाषा हम देखते हैं। राज्य दलितों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया, इसलिए इन्होंने बताया कि राज्य कभी भी नैतिकवान नहीं हो सकता। किसने कहा? इन्होंने कहा शोषण या फिर षड्यंत्र। तो राज्य की परिभाषा में किसने शामिल किया है? कार्ल मार्क्स ने शामिल किया। और क्या नहीं हो सकता कहते हैं? तो राज्य कभी भी नैतिकवान नहीं हो सकता है। अगली परिभाषा महात्मा गांधी की, ये कहते हैं राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य अधिकतम व्यक्ति की अधिकतम भलाई से है। मैं राज्य के अधिकारों का की किसी भी वृद्धि को भय की दृष्टि से देखता हूँ। मतलब कहते हैं कि राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य जो अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करने की है। लेकिन स्वयं क्या कहते हैं, मैं राज्य के अधिकारों की किसी भी वृद्धि को भय की दृष्टि से ही देखता हूँ। तो ये है किसकी? महात्मा गांधी की परिभाषा है। और मैकाइवर पेज की परिभाषा है। ये कहते हैं राज्य को व्यापार एवं वाणिज्य नियंत्रण का कार्य अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। ये कहते हैं। शीले कहते हैं कि निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक लक्ष्य नहीं माना। हमने कहा ना कितने लोगों ने निश्चित भूभाग को शामिल किया, लेकिन कुछ समाजशास्त्री कहते हैं नहीं, कि बस हमको निश्चित भूभाग को ही राज्य का आवश्यक लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए, और सारी चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थे, और इससे रिलेटेड कितने समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो परिभाषाएं और भी देने वाले समाजशास्त्री हैं वो है फेयरचाइल्ड, वेबर, बर्गेस, हॉलैंड, लॉन्स्की। वैसे लॉन्स्की जो हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं। वो कौन सी परिभाषा दिए हैं? तो लॉन्स्की की परिभाषा क्या है कि राज्य, शासन और प्रजा दो भागों में विभक्त एक प्रदेशी समाज है। प्रदेशी समाज की बात कौन करता है? लॉन्स्की करते हैं। मतलब, और इसके बाद जो हॉलैंड का है, ये क्या कहते हैं कि राज्य अनेक व्यक्तियों का एक संगठित जन समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर, देखिए निश्चित भूभाग की बात ये भी करते हैं, निश्चित भूभाग पर रहता है, और जहां बहुमत के आधार पर एक वर्ग विशेष अपने विरोधियों पर शासन करता है। बर्गेस क्या कहते हैं? बर्गेस कहते हैं कि राज्य मानव जाति का वह भाग है जो संगठित इकाई में निवास करता है, ये भी इकाई मानते हैं। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि राज्य समाज की वह एजेंसी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अथवा संस्था है जो शक्ति का उपयोग करने अथवा दमनकारी नियंत्रण को लागू करने का अधिकार देखता है। मैक्स वेबर की परिभाषा तो मोस्ट है ही। एक मानव समुदाय के रूप में राज्य एक निश्चित भूक्षेत्र के अंतर्गत भौतिक शक्ति के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। और पिछले हमने जो मोस्ट था वो देख ही लिए हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि राज्य के बारे में, राज्य की क्या विशेषताएं रही हैं। मुख्य रूप से हम उनको देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं राज्य की होती हैं या क्या क्या होनी चाहिए। तो राज्य की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषताओं में आती है, राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। उसका जो क्राइटेरिया है वो कितने भूक्षेत्र में फैला हुआ है, चीज़ें मतलब एक निश्चित होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि प्रत्येक राज्य नागरिकों के लिए रोजगार व मनोरंजन की व्यवस्था करता है। मतलब राज्य जो है उसमें जो नागरिक, जो जनता रहती है, उनके लिए वह रोजगार की व्यवस्था करती है, वह मनोरंजन की व्यवस्था करती है, और भी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था कौन करता है? राज्य ही करता है। और तीसरा क्या है? राज्य प्रभुता संपन्न होते हैं। ये भी ठीक है कि राज्य क्या होते हैं? प्रभुता संपन्न होते हैं। और इसके बाद हम देखें, वैसे भी देखें को राज्य के पास सरकार होती है, और सरकार क्या करती है? कानून व्यवस्था का निर्माण करती है। राज्य का स्वरूप जो है क्या होता है? वो
अस्थायी होता है। राज्य का स्वरूप कैसा होता है? अस्थायी होता है। हम देख लेते हैं कुछ राज्य की उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत होते हैं, वह कौन कौन से हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इसमें है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसको हमने पूर्ववत पढ़ा ही है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? हॉब्स ने दिया, लॉक ने दिया, रूसो ने दिया। और इसके साथ साथ विकासवादी या उद्विकासवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो विकासवादी या उद्विकासी सिद्धांत जो है स्पेंसर, बिजहट, गिंडिंग्स और हॉबहाउस ने दिया। किसने किसने दिया विकासवादी उद्विकासी सिद्धांत को? स्पेंसर, बिजहट, गिंडिंग्स और हॉबहाउस ने दिया है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को मॉर्गन, जॉन्स, हेनरी मैन, मैक्लेनर, टायलर और बेकोफन है। कौन कौन है? मार्गन, जोन्स, हेनरी मैन, मैक्लेलन, टायलर और बेकोफन। मोस्ट इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, हेनरी मैन को पूछा जाता है, मार्गन को, टायलर और बेकोफन को। और पितृसत्तात्मक में कौन है? पितृसत्तात्मक में प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं और हेनरी मैन आते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ राज्य के चरण भी बताए गए हैं। चरण में किसने किसने बताया है? तो विजहॉट ने बताया है और स्पेंसर ने बताया है। विजहॉट ने कितने प्रकार का बताया? 3 प्रकार का बताया हुआ है। ये जो आते हैं लगभग, इसमें से प्रथाओं का युग विजहॉट ने बताया, संघर्ष का युग विजहॉट ने बताया और विचार विमर्श का युग किसने बताया है? विजहॉट ने बताया। यानी कि राज्य के विकास के इन्होंने क्या किया है? 3 चरण बताए हुए हैं। तीनों में है हमारा कौन सा? प्रथाओं का युग, संघर्ष का युग, विचार विमर्श का युग। और स्पेंसर ने कौन कौन सा बताया है? राज्य के विकास के 3 चरण स्पेंसर ने भी बताए हैं। आदिम युग, सैनिक युग और अद्योग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं राज्य के कार्य। राज्य के क्या कार्य हैं जिसमें हम उसे देख लेते हैं। उसे मैकाइवर पेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो उन्होंने 4 प्रकार के कार्य बताए हैं। अब 4 प्रकार के कार्य कौन कौन से मैकाइवर पेज ने बताए हैं? पहला तो उन्होंने कहा है कि मतलब ऐसा कार्य है कि जो राज्य ही कर सकता है, जैसे कि बाहरी आक्रमण हो, या मतलब बाहरी आक्रमण, शक्ति और सुरक्षा संबंधी कार्य करने हों, तो राज्य ही कर सकता है। क्योंकि राज्य, और क्यों कर सकता है? राज्य के पास सेना होती है, पुलिस होती है, अदालत होती है, कानून होता है और विशेष प्रकार की संस्थाएं भी होती हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं? कि वे कार्य जिन्हें राज्य अन्य संस्थाओं की अपेक्षा भलीभांति संपन्न कर सकता है। मतलब क्या? कि अन्य संस्था के अलावा राज्य जो है बहुत अच्छे से कर लेता है। जैसे प्राकृतिक चीज़ों की रक्षा करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, जनगणना एवं समाज कल्याण से संबंधित कार्यों को करना। आगे मैकाइवर पेज कहते हैं कि वह कार्य जिन्हें अन्य संस्थाएं राज्य से बेहतर कर सकती हैं। और फिर आगे चौथा कहते हैं कि वह कार्य जिन्हें राज्य करने में असमर्थ है, जैसे भावात्मक लगाव, ये सारे राज्य के कार्यों में आते हैं। तो ये हमारा राज्य का कंप्लीट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम करवाएंगे। और आपका कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।